अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जोतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस, अब हम लोग जो है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स ऑन सेलिवरी सिक्रीशंस को डिस्कस करेंगे। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोग जो है नर्वस जो भी रेगुलेशन थी वो भी डिस्कस कर चुके हैं। सलेवा की कंडीशनल एंड अनकंडीशनल रिफ्लक्सेस भी कर चुके हैं। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से कौन सी ड्रग जो है वो केमिकल्स जो है सेलिवरी सिक्रीशंस पे क्या इफेक्ट करेंगे। उसके अलावा अप्लाइड फिजियोलॉजी भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। So, effects of drugs and chemicals on salivary secretion. Substance which increases salivary secretions. Number one, sympathomimic drugs like adrenaline and epinephrine. Parasympathomimetic drugs like acetyl coenzyme, pilocarpine and mescaronine and cyclostigmine and histamine. सो ये वो हमारे पास ड्रग्स हैं जो कि सलिवा की सिक्रीशन को इंक्रीज करती हैं। इनमें से अच्छा सिंपैथेटोमाइमेटिक जो सिंपैथेटिक इफेक्ट को इंक्रीज करती हैं एंड पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स वो कि जो कि पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के जो भी इफेक्ट्स होती हैं उनको इंक्रीज करती हैं। सो सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स में हमारे पास एड्रेनालिन एंड एपिनेफ्रिन हो जाएंगे और पैरासिम्पैथेटोमाइमेटिक ड्रग्स में हमारे पास एसिटाइल कोलिन आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास कौन सी आ जाएगी, मिस्कराइन होगी, पेलोक्राइन होगी। सो ये ड्रग्स अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, फार्माकोलॉजी में ये ड्रग्स याद हो जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा बहुत तो पता हो कि सिंपैथेटोमाइमेटिक ड्रग में हमारे पास एड्रेनालिन एंड एपिनेफ्रिन, पैरासिम्पैथेटिक में हमारे पास जो है एसिटाइल कोएंजाइम एंड हिस्टामीन भी हमारे पास ड्रग है जो कि सलिवा की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देगी। इस तरीके से सब्सटेंस विच डिक्रीज सलिवा सिक्रीशन, वो सब्सटेंसेज जो कि डिक्रीज करते हैं सलिवा की सिक्रीशन, उसमें कौन सी है। नंबर वन, सिंपैथेटिक डिप्रेसेंट लाइक इरेक्टोमाइन एंड दी डायपेनामाइन। क्या है, dibenamine and parasympathetic depressant like atropine and the Scopolamine हो गई and anesthesia such as chloroform and other stimulate the secretion of saliva. However, deep anesthesia decrease the secretion due to the cranial सेंट्रल इनहिबिशंस। सो ये कुछ ड्रग्स हैं लाइक हमारे पास जो है वो ड्रग्स जो कि इंक्रीज करती हैं सलिवा की सिक्रीशन को, और एंथीसिया में जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है वो स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ सलिवा में, लेकिन डीप एंथीसिया में ये सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज कर देता है क्योंकि सेंट्रल इनहिबिशंस की वजह से। पैरासिम्पैथेटिक जो हमारे पास जो डिक्रीज करती है उसमें हमारे पास एट्रोपाइन होता है जो कि डिक्रीज करती है सलिवा की सिक्रीशंस को। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सिंपैथेटिक में इरेक्टोअमाइन जो होती है वो हमारे पास ड्रग ऐसी है जो कि डिक्रीज कर देती है कि सलिवा की सिक्रीशन को। सो ये इतनी ज़रूरी नहीं है कि अभी आपको इन ड्रग्स के नाम याद हों क्योंकि फिजियोलॉजी में आपसे ड्रग्स के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारे पास सलिवा की स्टिमुलेशंस में इफेक्ट करती हैं। उसके बाद अप्लाइड फिजियोलॉजी में हमारे पास क्या क्या है, हाइपोसैलिवाइजेशन पढ़ेंगे एंड हाइपरसैलिवाइजेशन पढ़ेंगे हम लोग। हाइपोसैलिवाइजेशन में क्या होता है, रिडक्शन इन दी secretion of saliva is called the hyposalivation. It is two types, namely temporary salivations and permanent hyposalivations. ठीक है, रिडक्शन जब भी हमारे पास सलिवा की सिक्रीशन में रिडक्शन होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोसैलिवेशन। ठीक है, सैलिवेशन कहेंगे। ये दो तरीके की होती है, टेम्परेरी सैलिवेशन हाइपोसैलिवेशन या फिर परमानेंट हाइपोसैलिवेशन। जो टेम्परेरी हाइपोसैलिवेशन होती है वो अकर होती है इमोशनल कंडीशन लाइक फेयर में, फीवर में, डिहाइड्रेशन में, और परमानेंट जो होती है वो कुछ डिजीजेज में होती है जैसे साइलोथियासिस, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सलिवरी ड्रग, जब ड्रग जो है वो बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है उसकी, जैसे साइलोथियासिस की कंडीशन में, कंडीशनल कंजेनिटल एब्सेंसेस और हाइपोफ्लेशिया और ऑफ सलिवरी ग्लैंड्स, जो कंडीशनल एब्सेंस होती है, कंजेनिटल एब्सेंस मतलब जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उस वक्त कुछ हमारे पास जो है वो डक एब्सेंट हो जाती है। सैलरी ग्लैंड्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे पास कोई भी हाइपोफ्लेशिया हो जाता है सैलरी ग्लैंड का, तो उसमें एंड पेल्स बैली में पैरालिसिस ऑफ द फेशियल नर्व में भी सैलरी सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है हमारे पास। ठीक है, हाइपरसैलिवेशन में क्या होता है, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ सलिवा इज नॉट एज ए हाइपरसैलिवेशन फिजिकल कंडीशन व्हेन द हाइपरसैलिवेशन अकर इज द प्रेगनेंसी। हाइपरसैलिवेशन इन पैथोलॉजिकल कंडीशन इज कॉल्ड द platypus saliloria and the salism and sialosis. Hyperventilation occur in the following pathologic condition. Number one, decay of the tooth or neoplasm, abnormal new growth of tumor in mouth due to continuous irritation of the nerve ending mouth, disease of the esophagus, stomach, intestine, neurological disorder such as cerebral palsy, mental retardation, cerebral stroke, Parkinson's diseases, some physiologic and psychiatric conditions, nausea, vomiting. सो हाइपरसैलिवाइजेशन कब होती है, मेनली कब होती है, प्रेगनेंसी में हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन जैसे प्लेजिस्मस एक कंडीशन होती है और स्लोसिस एक कंडीशन होती है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं लाइक
टूथ का डिके हो जाना, लाइक एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना ट्यूमर की, माउथ में कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाना, उस वक्त भी इरिटेशन हो रही थी नर्व की, तो उसकी वजह से हमारे पास काफ़ी सारा सलीवा प्रोड्यूस हो रहा होता है। ईसोफेगस, स्टमक या इंटेस्टाइन में अगर कोई डिफेक्ट हुआ या फिर कोई एबनॉर्मलिटी हुई तो उस वक्त उस भी हमारे पास जो है वो सलीवा ज़्यादा हो जाएगा। सेरिब्रल जो पैल्सी में या मेंटल रिटार्डेशन में भी, और कुछ साइकेट्रिकल कंडीशंस में भी नोज़िया और वॉमिटिंग के वक्त भी सलीवा कंडीशन ज़्यादा हो जाएगी। सो ये कुछ टर्म्स थी यहाँ पर, कुछ समझें कि कॉजेज़ थे कि जिस वक्त हाइपर सेलिवाइजेशन एंड हाइपोसेलिवेशन हो सकती है, तो ये अप्लाइड फिजियोलॉजी थी। इसके अलावा कुछ अदर हमारे पास भी डिसऑर्डर आ जाते हैं। In addition to hyposalivization and hypersalivation, salivary secretion is affected by other disorders also, which include xerostomia, drooling, cauda tympani syndrome, paralytic secretion of salivia, augmented secretion salivia, mumps एंड सॉर्जिन सिंड्रोम। अच्छा, इन कंडीशंस के अंदर भी जो है हमारे पास सैलिवा की सिक्रीशंस में या तो कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती हैं। सो इनको पढ़ लेते हैं एक बार। लाजमी नहीं कि ये सारी कंडीशन आपको याद हो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता हो। ज़ेरोस्टोमिया क्या होती है? ज़ेरोस्टोमिया मीन्स ड्राई माउथ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेस्टिस और कॉटन माउथ। इट इज़ ड्यू टू द हाइपोसेलिवेशन और आफ्टर ऑफ द सेलिब्रेट सिक्रेशन एप्टालिज्म। कॉजेज डिहाइड्रेशन और रीनल फेलियर, Sjögren's syndrome, radiotherapy, trauma to salivary gland or their ducts, side effects of some drugs like antihistamine, antidepressants and monoamine oxidase inhibitor, anti-Parkinson's diseases, anti-mucarinic diseases, shock after smoking, marijuana, psychoactive compound from the plant like the cannabis, surgeon cause difficulty in mastication, slurring speech. It also causes halitosis, बैड ब्रीथ, एग्जॉशन ऑफ द अनप्लेंटेड ऑर्डर्स। देखो ज़ेरोस्टोमा क्या होता है? ज़ेरोस्टोमा मीन्स होता है ड्राई माउथ, और ड्राई माउथ में क्या होगा? हाइपोसेलिवेशन होगी। हाइपोसेलिवेशन कब होगी? हाइपोसेलिवेशन जब होगी जब रीनल फेलियर होता है, या सॉर्जन सिंड्रोम हो गया, या सैलिवा के अंदर कुछ भी सैलिवरी ग्लैंड के ट्यूमर हो गए, उसकी डक में कोई ट्यूमर हो गए, या फिर काफ़ी सारे ड्रग्स की वजह से भी ज़ेरोस्टोमिया मतलब ड्राई माउथ हो जाता है। लाइक एंटीहिस्टामिन ड्रग्स ले लेते हैं हम लोग, या फिर एंटी मस्कुराइन ड्रग्स हो गई, या शॉक में, या फिर प्लांट्स के ज़रिए जो हमारे पास एक स्मोकिंग की वजह से, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? ज़ेरोस्टोमिया हो जाता है। ठीक है, ज़ेरोस्टोमिया की वजह से अगर ड्राई माउथ हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमें बैड ब्रीथ मीन्स कि बैड स्मेल आएगी जब भी हम ब्रीथ लेंगे। उसके अलावा जो है हमारे पास जो स्वेलिंग और जो च्यूइंग और मैस्टिकेशन का प्रोसेस है उसमें डिफ़िकल्टी हुई है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन थी ड्रॉलिंग। Uncontrolled flow of saliva outside the mouth is called the drooling. It is called the platism. क्या ऐसे कहते हैं? वो पिटाइलिज्म था, ये पिटाइलिज्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में सैलिवा जो हमारे माउथ से एक्सट्रीट होता है। ठीक है, अनकंट्रोल सैलिवा की एक्सट्रेशन होती है। कॉजेज क्या आती हैं? ड्रॉपिंग अगर बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ द सैलिवा इन एसोसिएटेड विद इनेबिलिटी टू रिटेन सैलिवा विद इन द माउथ। ड्रॉपिंग अकर इन द फॉलोइंग कंडीशन ड्यूरिंग टीथ इरप्शन इन चिल्ड्रन, upper respiratory tract infection or nasal allergies in mouth in children, difficulty in swallowing। ठीक है, टॉन्सिलिटाइज में और पेरीटॉन्सिलर एब्सेंस में हमारे पास, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो ड्रॉपलिंग होती है। ड्रोलिंग किस वक्त होती है? ड्रोलिंग का मतलब होता है कि आउटसाइड फ्लो होता है सलेवा का। ये कब होती है? जब हमारे टीथ जब इरप्शन हो रही है टीथ की चिल्ड्रन में, उस वक्त, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक है या नेजल एलर्जीज वगैरह हो जाएंगी, तो उस वक्त भी सलेवा जो है हमारी माउथ से निकल रहा होता है। जब स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी मतलब कोई भी हमारे पास इसोफेगस डिसऑर्डर हुआ, उसकी वजह से हमारे पास स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी हो रही, या टॉन्सिलस की वजह से भी हमारे पास जो है वो क्या होता है? ड्रोलिंग का इफेक्ट होता है। बस याद रखिएगा, ड्रोलिंग का मतलब होता है कि आउटफ्लो सलाइवा का हाई अमाउंट में माउथ से आउटफ्लो होना, उसे हम लोग ड्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, और ज़ेरोस्टोमा हमारे पास ड्राई माउथ। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? दूसरी कंडीशंस में हमारे पास जो हमें कंडीशंस करनी है उसमें हमारे पास जो है वो कॉडा टिम्पैनी सिंड्रोम था, और पैरालाइटिक सिक्रीशन ऑफ द सैलिवा हमारे पास था। पैरालाइटिक सिक्रीशन ऑफ द सैलिवा एंड कॉडा टिम्पैनी सिंड्रोम। ठीक है, कॉडा टिम्पैनी सिंड्रोम में क्या है? कॉडा टिम्पैनी सिंड्रोम इज द कंडीशंस characterized by sweating while eating, during trauma or surgical procedure. Some of the parasympathetic nerve fibers to the cellular may be severe. During the regression, some of these nerve fibers which run along with the cauda tympani branch of the facial nerves may deviate and join with the nerve fibers supplying sweet glands. When the food is placed in mouth, salivary secretion is associated with sweet gland.
अच्छा, कॉर्डा टिम्पैनी सिक्रेशन में क्या होता है, इस कॉर्डा टिम्पैनी सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास ये एक ऐसा है कि जब भी हम लोग माउथ में हमारा फूड आ जाता है तो स्वेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये कब होता है, ड्यूरिंग ट्रॉमा और सर्जिकल प्रोसीजर में जो पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड में, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कॉर्डा टिम्पैनी के जरिए जो फेशियल नर्व के थ्रू मूव कर रहे होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और फिर उनका लिंक वो डेविएट हो जाते हैं स्वीट ग्लैंड की तरफ। तो इसकी वजह से जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो फिर हमारे पास स्वेटिंग जो है वो स्वेटिंग का प्रोसीजर भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कॉर्डा टिम्पैनी सिंड्रोम में क्या होगा कि जब भी आप खाना खाएंगे पैरासिम्पैथिक फाइबर्स जो है वो स्वेट ग्लैंड को भी एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से स्वेटिंग का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। ये ज़्यादा सर्जिकल और ट्रॉमा की वजह से ये होता है या फिर सर्जिकल प्रोसेसेस में ज़्यादा होता है। उसके बाद है पैरालाइटिक सिक्रीशन ऑफ सैलिवा। व्हेन द पैरासिम्पैथिक नर्व्स टू सैलिवरी ग्लैंड इज कट इन एक्सपेरिमेंट एनिमल्स, सैलिवरी सिक्रीशन इंक्रीज विदिन फॉर 3 weeks and later damage finally stop at 6 weeks. The increased secretion of saliva for after cutting the parasympathetic nerve is called the paralytic secretion. It is because hyperactivity of sympathetic nerve fibers. After cutting the parasympathetic fibers, these hyperactive sympathetic fibers release large amount of catecholamine, which induce paralytic secretion. Moreover, the SNR cells of the salivary glands become hypersensitivity after denervation. The paralytic secretion does not occur after sympathetic nerve fibers of cut. देखो पैरालाइटिक सिक्रीशन ऑफ सैलिवा क्या होता है, जब पैरासिम्पैथिक फाइबर जो कि सैलिवरी ग्लैंड तक जा रहे होते हैं वो कट इन एक्सपेरिमेंट एनिमल्स में जो है वो ये कट किए जाते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इन्हें कट कर दिया जाता है। सैलिवा सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है फर्स्ट 3 weeks में और फिर लेटर वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, फाइनली स्टॉप हो जाती है 6 week में। द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सैलिवा आफ्टर कटिंग द पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर इज कॉल्ड द पैरालाइटिक सिक्रीशन। अच्छा, जब पैरासिम्पैथिक फाइबर्स को कट करके और इंक्रीज करवाई जाएगी सिक्रीशन किसकी, नर्व फाइबर्स की, सैलिवरी ग्लैंड्स की, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरालाइटिक सिक्रीशन। इट इज़ बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिम्पैथिक नर्व फाइबर्स टू सैलिवरी ग्लैंड आफ्टर कटिंग द पैरासिम्पैथिक फाइबर्स। अच्छा, अब ये किस तरीके से कंडीशन होती है कि पैरासिम्पैथिक फाइबर्स को कट कर दिया, अब सिम्पैथिक फाइबर्स की हाइपर एक्टिविटी वजह से सैलिवा हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। दीज हाइपर एक्टिविटी सिम्पैथिक फाइबर्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ कैटेकोलामाइंस, ठीक है, कैटेकोलामाइंस लार्ज अमाउंट में ये रिलीज करवाएंगे जो कि पैरालाइटिक सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगे। मोर ओवर द एसएनआर सेल ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स बिकम हाइपर सेंसिटिव टू कैटेकोलामाइन आफ्टर डिनर्वेशन, और फिर ये हाइपर सेंसिटिव हो जाएंगे, एसएनआर ग्लैंड्स भी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं एज इन द एक्शंस ऑफ द कैटेकोलामाइन। द पैरालाइटिक सिक्रीशंस डज नॉट अकर आफ्टर द सिम्पैथिक नर्व फाइबर्स ऑफ सैलिवा कट। देखो पैरालाइटिक सिक्रीशन ऑफ सैलिवा क्या होता है, पैरालाइटिक सिक्रीशन ऑफ सैलिवा एक प्रोसीजर है जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है एनिमल्स के अंदर। उनके जो पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर्स हैं उनको कट कर दिया जाता है और फिर इसकी वजह से उनके जो सिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसएनआर सेल बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं और सैलिवा की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। तो पैरालाइटिक सिक्रीशन ऑफ सैलिवा एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है जिसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो है एनिमल्स के कट करके उनको टोटली सिंपैथेटिक जो उनके फाइबर्स हैं उनको इनर्विएट करवाया जाता है और उनकी हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो सैलिवरी की जो है वो सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये एक पैरालाइटिक सिक्रीशन ऑफ सैलिवा एक कंडीशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सैलिवा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद है ऑगमेंटेड सिक्रीशन ऑफ द सैलिवा। अच्छा, ऑगमेंटेड सिक्रीशन ऑफ द सैलिवा में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हमें अब करना है कि ऑगमेंटल सिक्रीशन ऑफ सैलिवा। If the nerve supplying salivary glands are stimulated twice, the amount of salivary secretion by the second stimulus is more than the amount secretion by the first stimulus. It is because the first stimulus increase excite ability of the SNR cell. So when the second stimulus is applied, the salivary secretion is augmented. देखो augmented secretion of salivary क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब नर्व सप्लाई सैलिवरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी ट्वाइस, जो अमाउंट होगी सैलिवा सेक्रेट बाय द सेकंड स्टिमुलेट मोर देन द अमाउंट सेक्रेटेड बाय द फर्स्ट स्टिमुलेट। देखो जब हमारे पास सेकंड स्टिमुलेट आता है ना, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टिमुलेट होता है। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो है 2 स्टिमुलस दिए जाएंगे। तो पहले स्टिमुलस के जरिए जो है सैलिवरी ग्लैंड जो है वो जो सैलिवा प्रोड्यूस करेंगे वो एज कम्पेयर टू सेकंड स्टिमुलस कम होगा और सेकंड स्टिमुलस जैसे ही आएगा तो सैलिवरी ग्लैंड की जो हमारे पास सिक्रीशन है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद माम्स है, ये एक सिंपल कंडीशन है कि स्टिमुलस जितना हाई होगा उतनी हाई अमाउंट में सैलिवा सिक्रीशन होगी। उसके बाद मम्स है जो इन्फेक्शन होता है पैराटाइड ग्लैंड का। मम्स इज एक्यूट वायरल इन्फेक्शन अफेक्टेड द पैराटाइड ग्लैंड। द वायरस कॉजिंग दिस डिजीज पैरा
मैक्सोवायरस होता है, इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन हु आर नॉट इम्यूनाइज्ड, अदर इन occurs in adult also. Features of measles are puffiness of the cheek due to the swelling of the parotid gland, fever, some throat and weakness. Measles affect meninges, gonads and the pancreas also. measles mumps इन्फेक्शन होता है पैराटिड ग्लैंड का, ठीक है. वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारे पास पैरामैक्सोवायरस हमारे पास होता है, उसके जरिए हमारे पास इन्फेक्शन होता है पैराटिड ग्लैंड का, जिसकी वजह से चिक्स जो है वो स्वेल हो जाते हैं क्योंकि पैराटिड ग्लैंड की स्वेलिंग हो जाती है, फीवर होता है, ठीक है. और ये मैनेजेस मम्स जो है वो हमारे पास मैनेजेस, गोनार्ड्स और पेनक्रियाज को भी इफेक्ट करते हैं. सेरोजिन सिंड्रोम्स हमारे पास है, इसमें सिर्फ आप वायरस का याद कर लें, पैरामैक्सोवायरस होता है, ठीक है. उसके अलावा हमारे पास सेरोजिन सिंड्रोम है. इसमें क्या होता है, सिंड्रोम इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इन विच द इम्यून सेल डिस्ट्रॉय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स सच एज द lacrimal glands and salivary gland. It is named after Henrich syndrome was discovered. Common symptoms of these syndromes are dryness of mouth due to lack of saliva, xerostomia, pustis, cough, and dryness of the eye. In some conditions, is caused dryness of skin, nose, and vagina. In some conditions, the organs like kidney, lungs, and liver, pancreas, थायराइड, ब्लड वेसल्स एंड द ब्रेन आर ऑल्सो इन्फेक्टेड. इसमें सेरोजिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है. इसके अंदर क्या हो जाती है, कुछ ग्लैंड्स जैसे लैक्रिमल ग्लैंड्स और सैलिवरी ग्लैंड्स अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेलिवा की कंडीशंस, मतलब उसमें माउथ में जो है वो सेलिवा अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता और से ड्राइनेस हो जाती है. और सीवियर कंडीशन में किडनी, लंग्स और पेनक्रियाज को भी ये इफेक्ट करता है. सो ये कुछ पैथोफिजियोलॉजी थी. इनके बारे में देखो डीप में जाना इतना ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता हो कि ये कौन कौन सी डिसऑर्डर होती है. सेरोजिन सिंड्रोम आप लोग जो है वो पैथो में अच्छे से पढ़ लेंगे. मम्स मीजल के बारे में भी आप लोग जब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. पैरालाइटिक सिक्रीशन ऑफ द सेल्वा में पता हो कि एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी वजह से सिंपैथेटिक को, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स को काट के और सिंपैथेटिक की हाइपर एक्टिविटी करवाई जाती है. और कॉर्डा टिम्पैनी सिंड्रोम में क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स की जो हमारे पास नर्व्स हैं वो भी इनर्वेट हो जाती हैं, उसके भी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर, जिसकी वजह से जब भी हम खाना खाते हैं तो फिर हमारे पास स्वेट ग्लैंड भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. अच्छा, मेरी बात आप ये चैप्टर जो हम लोगों ने सिलेवरी सिक्रीशन का चैप्टर किया था वो हमारे पास पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो गया है. इस चैप्टर में अब हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए हैं, ठीक है. लेक्चर 1 से लेके अब तक के लेक्चर में फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द माउथ भी हो चुकी है, फंक्शन ऑफ माउथ भी हो चुके हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स भी हो चुके हैं, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ द सेल्वा भी हो चुका है, फंक्शन ऑफ सेलेवा भी हो चुका है, रेगुलेशन ऑफ द सेल्वी सिक्रीशन भी हो चुकी है, कौन सी डफ इफेक्ट करती है, केमिकल्स और सेलिवरी सिक्रीशन वो भी हो चुका है, अप्लाइड फिजियोलॉजी. अब आपके पास सेलिवा के ऊपर कोई भी एमसीक्यूज आता है या आपके पास सेलिवा सिक्रीशन के ऊपर कोई सवाल आता है तो वो सारी चीज़ें आप लोग इन लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हैं. आई होप अब ये चैप्टर आप लोगों का एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी का कंप्लीट हो चुका होगा. गाइज, ये सारी चीज़ें गाइडन में भी मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो रेफरेंस बुक रीड करने के लिए दी जाती है वो दी जाती है एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, जिसे आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जेपी कहते हैं. जेपी राइटर का नाम है तो आप उसे शॉर्ट फॉर्म में जेपी कहते हैं. तो ये बुक इसलिए रिकमेंड की जाती है ताकि अगर आप लोगों के पास टाइम ना हो गाइडन को रिव्यू करने का तो आप इस बुक से भी रिव्यू करके अपने एनुअल एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, इजीली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं. लेकिन गाइडन पढ़ना मस्ट है, वो रिक्वायरमेंट है, ठीक है. सो जब सिलेवरी सिक्रीशन, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी तो फिर एक पूरा चैप्टर वहाँ पे गाइडन में आपको दिया गया है. मैं वो चैप्टर भी अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों के लिए दोनों बुक से इजीली आप कवर कर सकें. आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए इजी रहेगा और आप लोगों को समझ आ गया होगा. सो गाइस, टिल दैट अल्लाह हाफिज़. और अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए जो है वो वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी. उसके अलावा कुछ नोट्स हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूँ. ये मैंने रेगुलेशन ऑफ द सेल्वी सिक्रीशन आप लोगों से डिस्कस कर ली है. देन हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो आपको फंक्शंस पता हैं कि हमारे पास सबसे पहले कौन सा फंक्शन होगा, मैकेनिकल फंक्शन है, डाइजेस्टिव फंक्शन भी हम लोगों ने, एक्सक्रीटरी फंक्शन, वाटर बैलेंस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. ये पूरी डिटेल्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. और उसके अलावा हमारे पास जो है वो पैरासिम्पैथेटिक रेगुलेशन भी डिस्कस हो गई, रेगुलेशन ऑफ द सेलेवरी सिक्रीशन भी हो चुकी है, ठीक है. कंपोजिशन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. रेगुलेशन पूरी हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. और सिलेवा हमारे पास क्या होता है, ये सारी चीज़ें. सो आई होप आप लोगों के लिए अब सिलेवा से रिलेटेड जो भी होगा आप लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेलिवरी ग्लैंड्स की जो एनाटॉमी है उसकी वीडियोस भी अपलोडेड हो चुकी है. और इसके बाद अब सेलिवरी ग्लैंड की हिस्टोलॉजी डिस्कस होगी. तो आपके जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं उनकी हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी तीनों आप लोगों की जो है वो कवर हो जाएंगी. सो टिल दैट अल्लाह हाफिज़ गाइस. अगर कोई भी इसके अलावा क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं. सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा.